हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रज्ञा, आपकी दोस्त और होस्ट, और एक बार फिर मैं स्वागत करती हूं पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीजन है कि हमारे बिहार बोर्ड के मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, ये अभी लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के रिवीजन को लेकर के काफी परेशान हैं या चिंतित हैं। तो उनके इस पूरे परेशानी, पूरी चिंता का एक सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ अपने साथ। तो स्टूडेंट्स, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अभी जो हमारे मैट्रिक वाले बच्चे हैं, उनके मन में अभी ये चल रहा है कि भाई कहीं मुझे एक कंपाइल्ड ऑब्जेक्टिव मिल जाए, कंपाइल्ड सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस मिल जाए, गेस्ट क्वेश्चंस मिल जाए। तो आपने YouTube पे भी देखा होगा, या बच्चे जनरली सर्च करते हैं तो YouTube पे ऐसे वीडियोस की लाइन लग जाती है जिसमें है कि भाई 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैराथन क्लासेस व्हाटसोएवर। लेकिन इन सब में बच्चों के पास में अभी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो हम एक शॉर्ट वीडियो में ही बहुत कम समय में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सब का एक कंपाइल्ड वर्जन हम लेकर आए हैं। ये जो वीडियो है आज की, हमारी ये वीडियो साइंस को लेकर के होने वाली है, साइंस पार्ट 1। पार्ट 1 से यहाँ हमारा मतलब है कि साइंस में जैसे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों को ही लेकर के हम पार्ट बाय पार्ट वीडियोस बनाएंगे। और पार्ट बाय पार्ट की हर एक वीडियो में क्या होगा कि जैसे आज की जो हमारी वीडियो है वो फिजिक्स को लेकर है, ओके। तो इस वीडियो में जितने भी, आई एम टेलिंग यू, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके पूरे फिजिक्स के सिलेबस से, और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जितने भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपको सिर्फ एक वीडियो में एक ही जगह कंपाइल करके दिया जा रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे चैप्टर वाइज। उसके नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एज वेल। और आप सबको मैं एक बात बता दूं कि रिवीजन, ये जो वर्ड है ना, अभी लास्ट मोमेंट आप रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन का मतलब पहले स्टूडेंट्स को सही से पता होना चाहिए। रिवीजन इज, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे ना, तो ये 2 पार्ट में ऐसे निकल के आएगा, री एंड विजन। तो रिवीजन का मतलब है, री मीन्स होता है अगेन, दोबारा, विजन मीन्स होता है देखना। तो अगर आप किसी चैप्टर को या किसी भी स्टडी मटेरियल को आप सिर्फ अगर ये चाहेंगे कि एग्जाम की जस्ट पहले मैं उसकी पूरी तैयारी कर लूं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगेन हियर वी कम कि भाई जो पूरा साल बीत गया, अब उसको हम पीछे नहीं जा सकते, हम उसके बारे में दोबारा से बात नहीं कर सकते। तो रिग्रेट ना करें अपने जो भी आपने किया, जितनी भी पढ़ाई आपने की है साल भर में, डोंट वरी, हमें उस पर रिग्रेट नहीं करना है। अभी उसका द बेस्ट आउटकम हमें निकालना है, हमें उसका सोल्यूशन जानना है। तो सोल्यूशन के लिए दोबारा देखना सबसे बेटर सोल्यूशन होता है, रिवीजन सबसे बेटर सोल्यूशन होता है। और अगर आपको डाउट हो, आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर देखेंगे, तो मेरे ख्याल से बिना कहीं नोट डाउन किए आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव के साथ में सबसे बेस्ट बात क्या होती है ना, कि जब भी आपको क्वेश्चन दिखे अपने सामने और उसके वो सारे आंसर्स आपको ऑप्शन जैसे ही नजर आते हैं, आपके दिमाग में, अगर आपने उसको एक बार भी पढ़ा या एक बार भी उसको सुना या देखा, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। आपका इंट्यूशन कहता है कि अरे इसका आंसर तो ये है, ये थर्ड वाला है तो इसका आंसर है। अगर आपसे अगला व्यक्ति पूछ रहा है कि इसका आंसर है या नहीं, तो आपको लगता है कि नहीं, यही इसका आंसर है, ये मैंने कहीं तो पढ़ा है। ऐसा हमेशा होता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को ही डील करेंगे, एंड डोंट वरी, लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर भी है हमारे पास में, और इन सबके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ डिटेल में बता दिए जाएंगे। उस पर कैसे प्रिपरेशन करें उसकी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको बिना कहीं भटके फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके सारे टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर एक ही जगह कंपाइल मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान। किसी भी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगे कि ये वीडियो आपको इंग्लिश में चाहिए, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करना ना भूलें। बाकी आज की हमारी ये पूरी वीडियो हमारे बिहार बोर्ड के मैट्रिक के छात्र छात्राओं के लिए है। इस पूरी वीडियो में हम हिंदी में ही डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स को। पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
सेकंड इज मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं पहले चैप्टर की, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए नंबर, सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका करेक्ट आंसर है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा काल्पनिक। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मानक होता है डायोप्टर, ल्यूमिन, लक्स या फिर एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर होगा डायोप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण रेखा, फोकस, किरण पुंज या इनमें सभी। इसका आंसर होगा किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20, 30, 40 या 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यदि 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना होता है। अभी के लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूं। इसका आंसर होगा +2 डायोप्टर। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं है। इसका ऑब्वियसली इसका आंसर है मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर होगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर कोई नहीं। आंसर इज बी नंबर, अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4। इसका आंसर होगा बी 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहां? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अभिलंब के निकट। नेक्स्ट इज, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। इसे सॉल्व करके इसका आंसर पता करना होता है। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रही हूँ, बट आप ये ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में और आपको सारे फॉर्मूलाज को माइंड में रखना है। इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ओके, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अवतल लेंस। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर है।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं? इसका आंसर होगा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 या कोई नहीं? इसका आंसर है 2। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं? इसका आंसर है अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं? इसका आंसर है अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, इसका आंसर होगा धनात्मक 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल हैं, दोनों उत्तल हैं, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है? स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों अवतल हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i by sin r, sin r by sin i, sin i into sin r and sin i plus sin r। इसका आंसर होगा ए नंबर, sin i by sin r। 35th क्वेश्चन इज, एक उत्तल लेंस होती है सभी जगह समान मोटाई की, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहां इसका आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा या बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर होता है, इनमें से करेक्ट आंसर है डी, v/u। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r = 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का? तो इनका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक या बड़ा और काल्पनिक? इसका करेक्ट आंसर होगा बड़ा और वास्तविक। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण? इसका करेक्ट आंसर होगा गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसका मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ये सभी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट वन, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, सी नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा इसका आंसर। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो स्टूडेंट्स, दंत विशेषज्ञ जो हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित या सभी? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित या कोई नहीं इनमें से? इसका आंसर होगा अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है या उसकी प्रकृति क्या होती है? इसका आंसर होगा आभासी एवं सीधी। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे
बिंब का प्रतिबिंब या उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं सीधी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब या उसकी स्थिति कैसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। इसका करेक्ट आंसर होगा अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, अनंत पर होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 जो था हमारा, उसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो हमने देख लिए। अब चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया, परितरिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका उत्तर होगा रेटिना या दृष्टिपटल पर। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ये ना वो टंग ट्विस्टर की तरह कभी कभी ये इस तरीके के ऑप्शंस काम करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। जो नेत्र निकट स्थिति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है, कौन सा दोष होता है, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है, वह है बैंगनी। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, जो प्रेस बायोपिक लोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए बायफोकल लेंस का यूज किया जाता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। विभिन्न दूरियों की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, किसके द्वारा, सीलियरी पेशियों के द्वारा, सीलियरी मसल्स के द्वारा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है, कौन सा दोष होता है, तो स्टूडेंट्स इसमें निकट दृष्टि दोष कहते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के आगे बनता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कभी आपने ये सोचा है चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता होगा? इसका करेक्ट आंसर है काला। या कभी आपने ये सोचा है कि एक मछली को, जैसे हमें जल नजर आता है, क्या किसी मछली को पानी दिखाई देता है या नहीं? जी नहीं, मछलियों को पानी नजर नहीं आता है। खैर, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 7 रंगों के मेल से बना है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? इसमें से ऑप्शन जो हमारे दिए हुए हैं बैंगनी, लाल, नीला और पीला। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाल। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष।
किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, हमारे नॉर्मल आईज में जो लेंस लगी हुई है, जो भगवान ने फिट करके भेजी है, वो है उत्तल लेंस। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जिस भी पेशेंट को होता है उसके बाद ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स प्रिज्म का यूज किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, किस लेंस का यूज किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए? उत्तल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश का जो है वो वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के में से बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो स्टूडेंट्स आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। आंख व्यवहार होता है, आंखें जो है हमारी नेचुरल ह्यूमन आइज जो है वो उत्तल लेंस की तरह बिहेव करती हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? या किसी भी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? इसे कोलाइड कहते हैं। नेत्र गोलक या व्यास लगभग होता है, तो इसका आंसर जो है वो ये लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही के द्वारा उत्पन्न होते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में या कॉर्निया में? सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? हमारी जो नेचुरल ह्यूमन आई है, हमारे जो नेचुरल लेंसेज हैं, आई लेंस है, ये किस टाइप के हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बलयाकार या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, रेटिना? इसका करेक्ट आंसर होगा परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं या परितारिका कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा परितारिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष जो है वो किस रीजन से उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है या किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या सभी? इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है इनमें से? परितारिका, पक्षमाभी पेशियां, पुतली या फिर लेंस? इसका करेक्ट आंसर है परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, परितारिका, एरिस या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं क्या? नेत्र गोलक के गोल होने पर हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं,
25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु है उन्हें देख पाते हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो वस्तु को हटा लेने के बाद भी हमारे नेत्र पटल पर जो है 1/10 ऑफ अ सेकेंड, दैट इज 0.1 सेकेंड तक रहता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहां किया जाता है? इस थ्योरी का यूज चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा चलचित्र प्रक्षेपण में। चलचित्र प्रक्षेपण एक्चुअली मूवी प्रोजेक्शन को कहते हैं हम। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? परितारिका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा परितारिका। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन की क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसका करेक्ट आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। यह आंसर हमने पहले भी डील किया है। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार के का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। इसका करेक्ट आंसर होगा अबिंदुकता, जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोकसी लेंस? इसका करेक्ट आंसर होगा बेलनाकार लेंस। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा दृष्टि परिसर। मानव नेत्र दो है, अतः इनका इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री और 120 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हम अपनी दोनों आंखों से 180 डिग्री तक के क्षेत्र तक हम आराम से देख सकते हैं। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। दूर दृष्टि वाली आंखें इनमें से किस चीज को कहां तक साफ देख सकती हैं? दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा दूर की वस्तुओं को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितारिका के द्वारा? इसका आंसर होगा पक्षमाभि द्वारा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत सिग्नल में। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। क्या आप ये जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स या जो भी बच्चे हैं, ये बहुत रेयर लोगों को पता होती है ये बात कि जो हमारी आंखें हैं ना, हमारी ह्यूमन आइज, इसका साइज जो होता है वो जन्म से लेकर के हमारे मरने तक इसका साइज कभी चेंज नहीं होता है। हमारी आंखें साइज में कभी बड़ी नहीं होती हैं। इसीलिए अगर कभी आपको कोई छोटा सा बच्चा दिखे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि अरे बाप रे, इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी आंखों का साइज वही रहता है। हाँ, जब उस बच्चे की ग्रोथ होगी, वो बड़ा होगा, तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो नॉर्मल है अब इसकी आइज, बचपन में तुम्हारी आंखें बहुत बड़ी थी। तो ऐसा नहीं होता है, हमारी आंखों का साइज सेम रहता है थ्रू आउट आवर लाइफ। इसीलिए 10 वर्ष से लेके किसी भी आयु सीमा के व्यक्ति अपने नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा 4 से 6 घंटे के भीतर। इनमें से कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं? संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह के रोगी, दमे का रोगी या फिर दोनों? या फिर मधुमेह के रोगी और दमे के रोगी, ये दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एवं सी, दोनों।
क्योंकि ये दोनों ही रोग ऐसे हैं जिसमें आंखों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संक्रामक रोग से पीड़ित है तो हो सकता है कि उसकी आंखें भी संक्रमित हो या उसकी आंखें ट्रांसफर होने के बाद शायद वो संक्रमण फैला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर तो सबको पता है, ये बहुत ही जनरल सा आंसर है, लाल रंग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? लाल, पीला, बैंगनी या नीला? इसका करेक्ट आंसर है बैंगनी रंग। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका या पुतली? इसका करेक्ट आंसर है कॉर्निया। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश या प्रिज्म से होकर जब सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन किस प्रकार का होता है? तो इसमें लाल रंग के प्रकाश का जो विचलन है, क्या वह बैंगनी प्रकाश से कम है, क्या वह हरे प्रकाश से कम है, क्या वह आसमानी से कम है या सभी रंगों से कम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी रंगों से कम है, क्योंकि लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का होता है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? फर्स्ट वन इज संचलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा शंकु कोशिकाएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार? इसका आंसर होगा चपटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? लाल, पीला, बैंगनी या आसमानी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी। लाल गुलाब को यदि हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होगा? पीला, बैंगनी, काला या नीला? इसका करेक्ट आंसर होगा काला। वैसे अगर रेड कलर को अगर ग्रीन कलर में मिक्स कर दिया जाए तो कौन सा कलर बनेगा? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं हिंट कर देती हूं, येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा या तीनों? प्रकाश के प्राथमिक वर्ण जो है उनमें ये तीनों ही आ जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा तीनों। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर या फिर 2.7 सेंटीमीटर? इसका करेक्ट आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? अति सूक्ष्म कण जो एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, लाल, पीला, नीला या बैंगनी, ये जो है वो ब्लू कलर को प्रकीर्ण करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए या होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण अगर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है कि निर्गत कोण का मान एंगल आई के बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त मतलब ऐसा अगर हमें जब लगता है कि नहीं सनसेट हो गया और एक्चुअल में सनसेट जब हो रहा है, इन दोनों में 2 मिनट का डिफरेंस होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? पीला, लाल, नीला, काला? अगर मैं कहूं नीला, इसका करेक्ट आंसर है लाल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर का क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 to the power -10 मीटर्स। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा दूरदृष्टि दोष।
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। आगे बढ़ते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, इनमें से कौन सा दोष उत्पन्न होता है अगर नेत्र की समंजन क्षमता जो है वो कम हो जाए? इसका करेक्ट आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। सेकंड क्वेश्चन, 81 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, पहले इसे मार्क कर ले हम। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, क्या कारण है? क्यों हमें जो तारे हैं वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स वो हैं जो वो टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होती है वह घटना है परावर्तन, अपवर्तन, विकिरणन, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, या पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, और यही वो वजह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वह लाल दिखाई पड़ता है। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड चैप्टर की तरफ और उसके ऑब्जेक्टिव्स को डील करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है विद्युत धारा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, या कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा पारा। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, या फिर वाट को? तो वोल्ट प्रति एम्पियर जो है इसे हम ओम भी कह सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, या फिर वाट? विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसमें से विद्युत धारा का मात्रक सभी जानते हैं, बहुत ही इजी है, एम्पियर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ध्यान रखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये टोटली कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर यहां मैं बता दे रही हूं, इसका आंसर होगा 6 ओम। लेकिन आपको फॉर्मूलाज याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। आपको अगर फॉर्मूलाज अच्छे से याद नहीं है तो उसकी शॉर्टकट या ट्रिक्स, अगर आपको उसके लिए कोई टिप्स चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है या जरूर बताना है। बाकी आपको फॉर्मूला पे ध्यान देने की जरूरत है इसके लिए। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक है अगेन वोल्ट। 100 वॉट, 220 वॉट, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये पूरी तरह से कैलकुलेटिव है, इसका आंसर मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, ये कैलकुलेट करके आपको इसका आंसर निकालना है। हालांकि इसके लिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तभी इसका, ऐसे ये कोई याद कर लेने की चीज नहीं है जिसका आंसर यहाँ पे बता दिया गया और आप इसे रट लें। इसके फॉर्मूला को समझकर आपको इसका आंसर निकालना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन जो है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है। विद्युत शक्ति का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, या फिर वाट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगेन दिस इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इसको आपको खुद सॉल्व करना है कैलकुलेट करके। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है
किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका मात्रक हम किसे मानते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगेन वोल्ट। एक एम मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर 0 से 2 एम्पियर के बीच में 20 विभाग ऐसे बने हुए हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.1 एम्पियर। आवेश का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल या फिर कूलम। इसका करेक्ट आंसर होगा कूलम। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण कौन होते हैं? ऑब्वियसली जो मूव करते हैं, हम कहते हैं ना कि हाँ भाई करंट, इसमें इसे करंट आ रहा है, तो वो है क्या, वो चीजें क्या है एग्जैक्टली? दैट्स इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इनमें से सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट। सुचालक की हम बात कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ये एक एक्सेप्शन है, आप जानते होंगे, मेटल एंड नॉन मेटल अगर पढ़ा होगा आपने आप तो आपको पता होगा। विभवांतर का मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। दिस इज अगेन अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लेकिन इसका क्योंकि सिंपल है इसका आंसर 30 ओम होगा। बाकी आपको इस तरीके के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर डायरेक्ट याद नहीं करना है। दिस इज ऑल्सो अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इसे हम छोड़ दे रहे हैं। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा समांतर क्रम में। आगे बढ़ते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, या विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? अगर हम ये कहें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहें या आप जूल प्रति कूलम कहें, दोनों ही सेम, दोनों ही बातें बराबर है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, जूल प्रति कूलम। थर्ड वन, किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट आवर किसका मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर होगा यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किस चीज से या किस पदार्थ से बनते हैं? इसका करेक्ट आंसर है इस्पात के, चांदी के, पीतल के या नरम लोहे के। इसका राइट आंसर होगा नरम लोहे के। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 HP अश्व शक्ति जो है हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो 1 HP जो है 746 वाट के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो करेक्ट आंसर है थर्ड वन, V equals to IR। That question was wrong, so I've marked that as red। स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं या फिर किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विरामावस्था में रहते हैं। नेक्स्ट वन इज, धारा में आवेश रहते हैं विरामावस्था में, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गति की अवस्था में। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन एम्पियर कितना है या कितना होता है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश
इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं हम। विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, या विद्युत दाब का इस मामले में कोई महत्व ही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, विद्युत दाब में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा V by Q, Q by V, V into Q या फिर V minus Q। इसका करेक्ट आंसर होगा VQ या QV भी कह सकते हैं आप इसको। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं या उस सेल को कहते हैं धन ध्रुव। इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर या उपर्युक्त सभी पर। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो इन सभी फैक्टर्स पर निर्भर करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी पर। दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकता है उन्हें कहते हैं अर्धविद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चालक। आगे बढ़ते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत रोधी। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की जो दिशा है वो क्या है? ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, किसी भी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। विद्युत प्रवाह जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है हमेशा। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन अपवाहित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻18। और नेक्स्ट हम अगर देखें तो दिस इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इसीलिए इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध, ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा नियंत्रक। 58 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूमेरिकल्स है, इसको सॉल्व करके ही इसका आंसर निकालना है। 59 नंबर जो है ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो आपको फॉर्मूला बेस्ड इसे सॉल्व करके ही इसका सोल्यूशन वहां पर टिक करना है या मार्क करना है। नेक्स्ट इज, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत लेपन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है निम्नलिखित में से? नरम लोहा, इस्पात, निकेल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा नरम लोहा। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ, विद्युत धारा परिपथ, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ या फिर विद्युत शक्ति पथ। इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब या विद्युत पंखा। इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत पंखा। नेक्स्ट इज, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? दोनों की चाल समान है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों की चाल समान है। आगे बढ़ते हैं।
किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है, या किए गए कार्य को कैसे मापा जाता है? उन बिंदुओं के बीच की धारा से, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से, उन बिंदुओं के बीच के प्रतिरोध से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से। नेक्स्ट इज, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। 6V बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? यहां हम 6V बैटरी की बात कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 जूल। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻20 कूलम का, 1.6 × 10⁻27 कूलम का, 1.6 × 10⁻19 कूलम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस हमने यहां स्किप किए हैं क्योंकि उनमें कुछ मिस्टेक्स थी और प्लस वो सॉल्वेबल क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ेगा। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा R1 से अधिक, R2 से अधिक, प्रत्येक से कम, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक से कम। यदि चार समान, दिस इज अगेन अ सॉल्वेबल क्वेश्चन, इसको हम स्किप करेंगे। धातुओं में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां जो हमारे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उनको हम स्किप कर देंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे रहे हैं हम फिलहाल। इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम स्किप करेंगे फिलहाल। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें तो हमारे पास ऑप्शन है एमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली में, या विद्युत सेल में। इसका करेक्ट आंसर होगा कुंडली में। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, या हाइड्रो? इसमें से करेक्ट आंसर है हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ता है। एक चीज आपने यहां नोटिस की होगी, 2017 ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 2017 में पूछा गया है। यहां पर ये ओमिट करना रह गया था, लेकिन आप इस चीज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। खैर, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है ऋण आवेश, धन आवेश, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा धन आवेश। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है कौन सा चार्ज या कौन सा आवेश? ऋण आवेश, धन आवेश, कोई आवेश नहीं, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऋण आवेश। आगे बढ़ते हैं। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे नियम, एम्पियर नियम, कूलम नियम, या फिर ओम नियम? इसका करेक्ट आंसर होगा कूलम्स लॉ, कूलम नियम। कूलम के नियम से K को क्या कहा जाता है? एक स्थिरांक, या फिर समानुपातिकता स्थिरांक, या फिर A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा समानुपातिकता स्थिरांक। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल, कोई बल नहीं, प्रतिकर्षण बल, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिकर्षण बल।
विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, गुरुत्व बल या फिर चुंबकीय बल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकर्षण बल। आगे बढ़ते हैं हम। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। नहीं, हाँ, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में या फिर सौर ऊर्जा में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में या फिर धारा में? इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन में। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करती है विभवांतर, आवेश, धारा या प्रोटॉन? सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न करती है? करेक्ट आंसर होगा विभवांतर। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम कब लागू होता है? पहला ऑप्शन है जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है या फिर जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, जब चालक का ताप अचर रहता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है इनमें से, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता 10⁻12 ओम मीटर है। संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है, यानी हां। जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभोक्त ऊर्जा क्या है? 1 वाट, 2 वाट, 8 वाट या फिर 4 वाट? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 वाट। इसी के साथ हमारे चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव्स समाप्त हो रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के पहले प्रश्न की तरफ। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऊष्मीय। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर हम डायरेक्टली बता देंगे 3.6 × 10⁶ जूल। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव पर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत के या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा डायनेमो का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों धाराएं, यानी डायनामो से जो है दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही तरह की धाराएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है या हाइड्रोजन भरा रहता है? इसका करेक्ट आंसर होगा निष्क्रिय गैस भरी रहती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में जो उत्पाद करते हैं हम लोग, ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज बोलते हैं इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट? इसका करेक्ट आंसर होगा 220 वोल्ट। नेक्स्ट इज विद्युन्मय तार
किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला या नीला? इसका करेक्ट आंसर होगा लाल। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला और पीला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है वेबर, टेस्ला, फैराडे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा टेस्ला। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या एम्पियर ने? इसका करेक्ट आंसर होगा फैराडे ने। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, या ऊष्मा कितनी होती है या कैसी होती है? तो धारा के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है या धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल या कोबाल्ट? करेक्ट आंसर विल बी पीतल। पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर अनंत? करेक्ट आंसर विल बी शून्य। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है इनमें से न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर? इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है या इनमें से कोई घटना नहीं होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा के कारण जो है चालक पर बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट इज चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है किस नियम से? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से या फिर इनमें से किसी नियम से नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की जो क्रिया है वह किस पर आधारित है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर या इनमें से किसी पर नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है क्या? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किस नियम से? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से या फिर ओर्टेंड के नियम से? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण या दिशा, दिशा और परिमाण दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान
उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा समानुपाती होता है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। जल विद्युत संयंत्र किसी या किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? करेक्ट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा एमीटर। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या? माइकल फैराडे कौन थे? खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे या फिर भूवैज्ञानिक थे? माइकल फैराडे जो है वो भौतिक शास्त्री थे। विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है एमीटर, फ्यूज, मेंस या फिर प्लेट? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यूज। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण या कभी प्रतिकर्षण होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिकर्षण होता है। स्टूडेंट्स, हमने 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स सक्सेसफुली कवर कर लिए। अब हम देखते हैं ऊर्जा की स्रोत, जो फिजिक्स का 5वां और आखिरी चैप्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव्स को अब हम डील करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला? इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2, NH3, CO2 या फिर N2? इसका करेक्ट आंसर होगा CO2। सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा स्रोत है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम की छड़ या फिर एल्यूमिनियम की छड़? इसका करेक्ट आंसर होगा कैडमियम की छड़। आगे बढ़ते हैं। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है 1 MeV, 10 eV, 200 MeV या फिर 10 keV? इसका करेक्ट आंसर होगा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन सा है? ये तो इसका आंसर तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं। कोयला, बिजली, सूर्य या परमाणु बम? इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली सूर्य होगा। बॉक्स नुमा और सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप कितना हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 100 डिग्री सी से लेकर के 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पवनों का देश कहा जाता है? भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को या अमेरिका को? इसका करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क को। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 1500 किलोमीटर प्रति घंटा? इसका करेक्ट आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या फिर ये सभी? इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। कोयला, लकड़ी या गोबर गैस ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन का एक अच्छा उदाहरण है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था? घास, लकड़ी, पवन या बहता जल? प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का जो सबसे अच्छा और सबसे आसान स्रोत था, जो आसानी से उपलब्ध था हमारे लोगों को, वो था लकड़ी। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं?
या कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा या फिर ईंधन? इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस एक प्रकार की है क्या? गोबर गैस एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है या चूल्हा है? इसका करेक्ट आंसर होगा बायोगैस। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? इसका करेक्ट आंसर होगा सौर ऊर्जा। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत मीथेन गैस पाई जाती है जैव गैस में? एक्चुअली क्वेश्चन ये होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इसको आप समझ लेंगे या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन की, ऐसे हाइफन या ब्लैंक दे देंगे, इतने प्रतिशत गैस पाई जाती है और ऑप्शंस नीचे हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा 75%। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इनमें से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा? इसका करेक्ट आंसर होगा जीवाश्मी ईंधन। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल या फिर विद्युत मोटर? इसका करेक्ट आंसर होगा सौर सेल। एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या फिर जैव गैस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव गैस। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं ये? नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत या इनमें से कोई नहीं? ये अनवीकरणीय या अनवीकरणीय स्रोत है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हम बोल सकते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी या फिर तापी नदी? इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी पर बना है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा स्थान है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन? इसका करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन का। आगे बढ़ते हैं। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित कराती है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर दिष्ट धारा? इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर कितना हो? अंतर 20 डिग्री सेल्सियस का हो। ओटीसी क्या है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात? इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स का लास्ट पेज है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान? इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गुजरात? इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक? इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या महाराष्ट्र? इसका करेक्ट आंसर होगा
कर्नाटका। इसी के साथ हमने ऑब्जेक्टिव्स के अपने सारे क्वेश्चंस को देखा है, समझा है। पांचों चैप्टर से जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाने की संभावना थी उन सबको हम डील कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इन्हीं पांचों चैप्टर्स से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम एक नजर देख लेंगे जिन पर आपको तैयारी ज्यादा करने की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ऐसा समझकर एक आप कॉपी में उसे नोट डाउन कर लेंगे उन सबको, और उसके बाद उसके आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और रिवीजन के समय उसको 2 बार या 3 बार आप देखेंगे तो वो आपका मतलब आपके ब्रेन में वो फीड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। ऑब्जेक्टिव्स हमने इन्हीं पांचों चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को डील किया। अब इन्हीं पांचों चैप्टर के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है अब हम उन्हें डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर नंबर 1। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? पेरिस्कोप किसे कहते हैं? इसके क्या उपयोग है? समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसके नियमों को लिखें। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? उत्तल लेंस के 2 उपयोगों को बताएं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियमों को लिखें। दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग। आगे 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक तथा अभिसारी प्रतिबिंब में अंतर क्या है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। यहां तक तो हमने देख ही लिया था। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है? एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया रेखा दिखावें। यहां एक बात का आपको ध्यान रखना है, जिन क्वेश्चंस में आपको ये लगे कि इसमें आपसे डायग्राम डिमांड किया जा रहा है या इसमें अगर डायग्राम बनाएंगे तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर बेटर होगा या बेटर हम उसको डिपिक्ट कर पाएंगे, तो उन क्वेश्चंस में डायग्राम का यूज करना, डायग्राम बनाना ना भूलें। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया रेखा दिखावें। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के कतरन को कैसे जलाया जा सकता है? प्रकाश क्या है? प्रकाशिक घनत्व क्या है? आभासी प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए हुए कैसे उनकी पहचान करेंगे? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। यहां पे तो ऑब्वियसली आपसे डायग्राम डिमांड किया गया है, लेकिन अगर डिमांड ना भी किया गया हो और आपको ये लगे कि हाँ इस क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम बना देना बेटर रहेगा तो डायग्राम का यूज जरूर करेंगे। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे की जाती है? कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है?
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? किरण क्या है? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अथवा कांच के आयताकार झिल्ली या कांच की आयताकार झिल्ली में अपवर्तन की दो किरणों को दिखावे। अगेन डायग्राम मांगा जा रहा है आपसे। विवर्तन क्या है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है? प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है? और लास्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, ऐसा क्यों? इन सभी 40 या 42 क्वेश्चन जो भी आपको यहां दिए गए हैं, मैं हट जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो ये जो भी क्वेश्चंस यहां दिए गए हैं, इन सब क्वेश्चंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है या जो आपने रिवीजन जिनका कर लिया है वो ठीक है, जो आपसे मिस हो गया था, जो छूट गए थे जो क्वेश्चंस, उनको एक बार फिर आप रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर 1 में हमारे यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्हें आपको देखना है, डील करना है। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 2 की तरफ। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। सेकेंड चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। फर्स्ट क्वेश्चन इज, दो आंखों की क्या उपयोगिता है? नेक्स्ट इज, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए, या एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है? जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें, या इसे हम जरा दूरदृष्टिता भी कह सकते हैं और दूरदृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें, ऐसे भी पूछ सकते हैं। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दृष्टि निर्बंध क्या है? किस प्रकार चलचित्र संभव होता है? स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है, इसे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जरा दूरदृष्टिता क्या है? जरा दूरदर्शित तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 इज रिपीटेड, इसको आप छोड़ देंगे। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी को क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, या वो उसका जो भी आंसर होगा वो आप लिखेंगे। किसी बिंब को देखने के लिए नेत्र का समंजन किस प्रकार किया जाता है? नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है? आंखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतरों को लिखें। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, ऐसा क्यों? स्पेक्ट्रम क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? मोतियाबिंद क्या है? ये सब बहुत ही शॉर्ट और 1 लाइनर आंसर्स हैं। इसको आप 1, 2 या 3 लाइन में इसका आंसर अगर आप लिख देते हैं। एक बात का और ध्यान रखेंगे आप सभी कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसमें टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। टू द पॉइंट आंसर से मेरा मतलब है कि अब अगर इसका किसी क्वेश्चन का आंसर अगर 1 लाइन या 1.5 लाइन में कंप्लीट हो सकता है पूरी तरह, या 2 लाइन में कंप्लीट हो सकता है, तो केवल उन 2 लाइनों के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, या 3 लाइनों के लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। लेकिन हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का पूरा आंसर, अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा है और उसका पूरा आंसर लिखने के लिए आपको 6 या 7 लाइनों की आवश्यकता हो रही है और आपने उसको 3 लाइन में ही कंप्लीट कर दिया, और आपकी जो बात है या जो आप आंसर उसमें देना चाह रहे हैं वो बात
पूरी तरह क्लियर या स्पष्ट नहीं हो पाई तो वैसे कंडीशन में आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि मार्क्स बेस्ड नहीं बल्कि टू द पॉइंट आंसर अगर आप देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से या प्रकीर्ण से आप क्या समझते हैं? मानव नेत्र में कौन सा गुण है जिससे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए तस्वीर को देखते हैं? स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य महत्तम और किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते? तो स्टूडेंट्स यही हमारे 28 क्वेश्चंस थे जो कि चैप्टर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? विद्युत मोटर के कुछ उपयोगों को लिखें। चुंबकत्व की असली पहचान क्या है? विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस मिश्र धातु का बना होता है? विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखें। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। चुंबक किसे कहते हैं? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं? दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है? प्रत्यावर्ती धारा से कौन दो हानियां होती हैं और या कौन सी दो हानियां होती हैं? लघु पठन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस मिसप्रिंट हैं तो उन्हें मैंने कलर कर दिया यहाँ। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर बतावें। परिनालिका की सहायता से स्थायी चुंबक कैसे बनता है? 1 किलोवाट अंकित एक विद्युत हीटर जो 250 वोल्ट स्रोत से संबद्ध है कितनी विद्युत धारा अवशोषित करेगा? विद्युत चुंबक की विशेषताओं को लिखें। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले 3 तरीकों की सूची बनाइए। फ्यूज के तार जो है उनकी 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ये बताइए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर या किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखा दिखावें। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है इसका कारण बताना है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में क्या जानते हैं ये बताना है। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव जैसा बर्ताव करता है समझावें। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आगे बढ़ते हैं। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? नेक्स्ट इज किसी सीधे तार से बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बताने वाले नियम को लिखें। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा पूर्ववत है परंतु दिक्सूचक तांबे के तार से दूर चला जाता है तब दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 प्रमुख गुणधर्म लिखें। ये एक ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिंगल क्वेश्चन में 3 पार्ट है तो इसका आंसर जब आप लिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि एक ही साथ एक पूरा कंबाइंड आंसर ना लिखें, पैराग्राफ चेंज करके या सलीके से लिखें ताकि ऐसा वो तीनों क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आप दे पाए। औषध में चुंबकत्व का क्या महत्व है? बीओटी क्या है? इसे जूल में परिवर्तित करें। किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर के अधीन यदि धारा प्रवाहित हो तो चालक में ताप की उत्पत्ति की दर क्या होगी? यह एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है।
चुंबकीय बल रेखाओं को देखकर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक पहला कुंडली में ढकेला जाता है, दूसरा कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है, या तीसरा कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है? 3 क्वेश्चंस, इसमें भी एक सिंगल क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस हैं। तो जब आप इन तीनों सब क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो क्वेश्चन रोमन नंबर 1, 2 और 3 इस तरह से क्वेश्चन का नंबर डाल के तब उसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट, 2 वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित हैं। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करें तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? अगर होगी या अगर नहीं भी होगी तो इसका कारण लिखना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे चैप्टर 3 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन या पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये बताना है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को बीच में पॉज करके आप स्क्रीनशॉट टाइम टू टाइम ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जिसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़े हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है? सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं, दोनों ही पॉइंट्स को बताना है। ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग बतावें। भूतापीय ऊर्जा क्या है? एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, ये जो क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपसे यहाँ दैनिक कार्यों के प्रमुख पारंपरिक उपयोग बताने के लिए कहा गया है, तो आप मिनिमम 3 पॉइंट्स जरूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। सौर सेलों के कुछ उपयोगों को लिखें, इनमें भी मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है? सौर स्थिरांक की परिभाषा करें। बायोगैस किसे कहते हैं? बायोमास क्या है? इन दोनों को बताएं। काफी कम क्वेश्चंस बाकी रह गए। अब स्पष्ट कीजिए कि कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन क्यों होता है। बायोगैस क्या है, इसके अवयवों के नाम लिखें तथा इसके 2 उपयोग बतावें। इस तरीके के जो 2-3 पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका आंसर आपको पार्ट बाय पार्ट ही देना है। जैसे आपने अगर एक सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है, एक वाक्य पूर्ण किया है, तो उसके नीचे अगले वाक्य या अगले प्रश्न का जो अगला भाग है उसका आंसर आप उसके नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। सौर पैनलों के 2 उपयोगों को लिखें। ग्रीन हाउस गैस क्या है? प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताएं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 5 चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया है सक्सेसफुली। अब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं 5 चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आपको डील करना है, डिस्क्राइब करना है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स जिन्हें हम कह सकते हैं। अब हम उनकी तरफ बढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ये है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वही 5 चैप्टर्स हैं। अब इन्हें हम आगे डील करते हैं। अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारा पहला चैप्टर है। किसी उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F = R/2, जहां F फोकसांतर है और R दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। यहाँ आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आगे देखेंगे, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F = R/2, जहां F और R के विशिष्ट मान हैं। तो ये सब आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा, ये एक सैंपल है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे। अगला देखेंगे हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझावें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है,
इसको एक्सप्लेन करना है। किसी उत्तल लेंस के आवर्धन के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन से क्या समझते हैं? अपवर्तनांक से क्या समझते हैं? किरण आरेख से दिखावें कि पानी की गहराई किसी बाल्टी में वास्तविक गहराई से कम है। इन सब में आपके डायग्राम्स मैंडेटरी है। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ मालूम पड़ता है, क्यों? पानी के अंदर आधी डूबी हुई पेंसिल या कांच की छड़ टेढ़ी मालूम पड़ती है। स्वच्छ चित्र द्वारा समझावें। ये जो क्वेश्चंस थे यही वो हमारे चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फिजिक्स के साइंस एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये हमारा चैप्टर 2 है। इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय या सूर्यास्त से क्या समझते हैं? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? और साथ ही साथ इंद्रधनुष की व्याख्या करें। मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित आरेख खींचें। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? यह क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में भी था और लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा रहा है आपसे। मनुष्य की आंख का चित्र बनाकर उसकी रचना व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। मानव आंख के दोषों को या मानव नेत्र के दोषों को रेखांकित चित्रों की सहायता से दूर करने के उपाय को समझाएं। अथवा दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दृष्टि दोष के निवारण का सचित्र वर्णन करें। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जहां आपके पास ऑप्शन है कि आप किस दृष्टि दोष के डायग्राम को बनाकर एक्सप्लेन करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, आप तीनों में से जो चाहें उसे बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। ये स्टूडेंट्स यहाँ मिसप्रिंट है, 8 ही क्वेश्चंस हैं इसमें 8 क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर 2 से लिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये है विद्युत धारा, हमारा थर्ड चैप्टर। इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने कलर किया है बिकॉज दैट वाज मिसप्रिंट और वो क्वेश्चन रॉन्ग था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है, ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ खींचें। और एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन के 2 पार्ट है, यानी 2.5 मार्क्स आपको दोनों के लिए मिलेंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन आंसर करते समय क्वेश्चन की नंबरिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओम के नियम को सत्यापित करने वाले ग्राफ को खींचे और उस ग्राफ की प्रकृति को लिखें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखें। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह भी बताना है। समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। जूल का उद्मीय नियम क्या है? H = 2RT सूत्र का निगमन करें। विभव और विभवांतर पदों की व्याख्या कीजिए। शुष्क सेल की संरचना और उसका कार्य लिखिए। पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोध को R1, R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। अथवा समानांतर श्रेणी में संयोजित 2 प्रतिरोधियों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चंस थे यही वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे चैप्टर 3 के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस माने जाएंगे। अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 4th चैप्टर है जिसके बारे में हमें बात करनी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना को समझावें। घरेलू विद्युत परिपथों में से एक परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचें। विद्युत परिपथ में काम करते समय कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं? नेक्स्ट इज डायनेमो क्या है, इसके क्रिया सिद्धांत और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। अगेन आपको डायग्राम बनाना इसमें बहुत जरूरी है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर बतावें। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है?
प्रत्यावर्ती धारा से कौन कौन से लाभ हैं, या प्रत्यावर्ती धारा के कौन कौन से लाभ हैं या क्या क्या लाभ हैं ये बताना है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम लिखें। तो यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे या बहुत सारे सब क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस में कौन सा रूल अप्लाई होता है, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, क्या रूल है, जो भी है वो कौन सा रूल अप्लाई होता है, बस उसको आपको वन वर्ड में आंसर करना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपको इसके लिए दिया जा रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, आपके पास में आप जानते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, तो उन सब ऑप्शंस में से आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको पता होगा कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको फिजिक्स में से कितने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हुए उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिनमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। विद्युत जनित्र क्या है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी चैप्टर की तरफ। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन क्या है, इससे उत्पन्न ऊर्जा की विवेचना करें। ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए एवं उनमें अंतर लिखिए। भूतापीय ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में क्या अंतर है, सौर कुकर के उपयोग करने से क्या क्या लाभ तथा हानियां हैं, क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है, इन सब के बारे में आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करना है। जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए एवं उनमें अंतर लिखिए। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो कि सिमिलर है। क्वेश्चन को पढ़ के वो क्या आपसे कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसका करेक्ट मीनिंग समझते हुए आपको आंसर करना है। स्पष्ट करें कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है। पवन ऊर्जा के उपयोग में कौन कौन कठिनाइयां हैं, लिखें। ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या हैं और ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय भी बताएं। जैव गैस यानी बायोगैस प्राप्त करने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि अवायुजीवी अपघटक से क्या तात्पर्य है। ये दोनों 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन कंबाइन किया हुआ है तो आपको उसका आंसर प्रॉपरली देना है। फर्स्ट पार्ट को आप कंप्लीट करेंगे और ठीक उसके नीचे अगली लाइन में आप नेक्स्ट पार्ट के आंसर को लिखना शुरू करेंगे। अब हम और कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि हमारे लास्ट चैप्टर से ही है। आपने नोटिस किया होगा कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स भले ही बहुत कम थे, शॉर्ट क्वेश्चंस कम थे, लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की संख्या इनसे बहुत ज्यादा है। महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं। निम्नलिखित से ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं लिखें, पवने, तरंगे या फिर ज्वार भाटा। इसमें भी आपको यह ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन की नंबरिंग सही तरीके से करने के बाद आंसर लिखेंगे। 14A उसका आंसर लिखेंगे, देन 14B, इस तरीके से नंबरिंग में मिस्टेक नहीं करनी है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है, क्या आप इसे CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। आपको दोनों ही पॉइंट्स को इसमें क्लियर करना है। चित्र की सहायता से बॉक्स नुमा सौर कुकर की संरचना व कार्यविधि का वर्णन करना है। ताप विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करें। चित्र नामांकित रहना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जिन क्वेश्चंस में, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, अगर आपसे डायग्राम की डिमांड की जा रही है तो डायग्राम आपको जरूर बनाना है। जल विद्युत संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है। इसी के साथ हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का यह सेगमेंट समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, फाइनली वी डिड इट। इसी के साथ
हमारे फिजिक्स के, साइंस के तीनों टॉपिक्स में से फिजिक्स के लिए जो हमने ये इंफॉर्मेटिव वीडियो तैयार की है आपके लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंबाइंड आपको दिए जा रहे हैं, जिनमें आपके लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। और इनफैक्ट सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर आपको यहां दिए जा रहे हैं। फिजिक्स की वीडियो खत्म हो रही है, इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री एंड बायो के लिए भी हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अपने अगर आपको कोई कमेंट करना हो, कोई बात हो आपके मन में, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसी के साथ कीप स्माइलिंग एंड प्रिपेयर फॉर योर स्टडीज। ऑल द वेरी बेस्ट।